लास्ट में कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पे प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। हमने जो बढ़ेगा घटेगा कंसेप्ट या फिर इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे ये बेस्ड है सब, ठीक है। तो आपसे बोला है कि मिल्क की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई है, ठीक है, 20% इंक्रीज हो गई है, 100 थी मान लीजिए, तो अब कितनी हो गई है 120। आपसे बोला है कि एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड। कितना एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखने के लिए आपको खर्चा जो है वो कितना कम कर देना चाहिए, तो 20% अगर बढ़ा है तो कम कितना कर देना चाहिए, 20% बढ़ा है तो आपको कम कितना कर देना चाहिए, आपको कम कर देना चाहिए 66.66। हमने अपने बढ़ेगा घटेगा चार्ट से देखा था कि जब आप 20 नीचे आते हैं तो वो 120 के लिए कितना होगा, 1/6 होगा, और 1/6 पार्ट कितना होगा, 16.66%। ठीक है, क्लियर है ये चीज, 16.66% होगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 रुपीज पर केजी टू 7.5 पर केजी। 6 से 7.5 हो गई है, 1.5 इंक्रीज है। 1.5 इंक्रीज किसके ऊपर है, 6 के ऊपर, और 1.56 का कितना होता है, 1/4 यानी 25%। ठीक है, 1/4 यानी कि 25% होता है, तो 25% ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 25% ये इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है, 25% इंक्रीज होने का मतलब कि ये अभी 25% इंक्रीज पे है। इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, वही सेम क्वेश्चन है कि 25% इंक्रीज करने पे आपको डिक्रीज कितना करना होगा अगर आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं है। ठीक है, वही आप इसको थिएटर के टिकट से ले लीजिए, आप इसको जनसंख्या से ले लीजिए, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन हो, बढ़ेगा घटेगा इनकम से ले लीजिए, कोई भी तरीका हो, क्वेश्चन एक ही है कि 25% अगर मैंने इंक्रीज किया है, उसको 6 और 7.5 लिख के बता दिया कि 6 रुपए 7.5 रुपए हो गया है, 1.5 रुपया बढ़ गया है, 25% इंक्रीज हो गया है। 25% इंक्रीज होने पर डिक्रीज कितना करना होगा, आंसर क्या होता है 20%। तो इंक्रीज डिक्रीज जो चार्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन हमें करना नहीं होगा, हम सीधे ही आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 20% तो हम कर ही चुके हैं अपने चार्ट से, वैसे ही सब चारना नहीं है। इफ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, ड्यूटी 40% रिड्यूस हो गई है ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट से 40% रिड्यूस हो गई, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन कितना इंक्रीज करना चाहिए, 100 से कितनी हो गई 60, 60 से वापस 100 जाने के लिए 40 बढ़ाना होगा। 40 किसके रेस्पेक्ट में, 60 के रेस्पेक्ट में, ये कितना होता है 2/3, और 2/3 का मतलब 66.66%। ठीक है, 1/3 33.33, 2/3 मतलब 66.66%। ये आपको क्या करना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए, और चार्ट से डायरेक्ट याद होगा तो फिर आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, जो कमोडिटी की प्राइस है वो 20% डिक्रीज कर दी जाती है, 100 से डिक्रीज करके 80 पे ले आते हैं, एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, और इसका जो कंजम्पशन है वो 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। 80 से अगेन 20% इंक्रीज, 80 का 20% कितना होगा 16, कैसे एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं 10% बनता है, तो 10% कितना इसका 8 है, 8 का डबल हो जाएगा 16, 16 आप इसमें ऐड करोगे 96 पे पहुंचेगा। आपसे पूछा है कि फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, आपके पास ऑप्शन है 4% इंक्रीज, 4% डिक्रीज, 8% डिक्रीज, 8% इंक्रीज। तो 4% ये क्या है, 4% डिक्रीज है, 100 से कितना हो गया है 96, तो 100 के केस में क्या है, 4% डिक्रीज है। ठीक है, 100 के केस में ये 4% डिक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज एमसीक्यू बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स। कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट उसको 20% मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में, फेल्स बाय 30 मार्क्स, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, बट इफ ही गेट्स 32% मार्क्स, ही गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखिए 20 पे है,
फेल कितने से है? 30 से। जब ये 32% पे है तो ऊपर कितने हैं? 42। 42 मार्क्स ऊपर है, यहाँ पे 30 मार्क्स नीचे है, यहाँ पे 40 मार्क्स ऊपर है। यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 12। यहाँ पे नंबर का डिफरेंस कितना है? 72। 42 ऊपर था और 30 नीचे है। 72 मार्क्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12% को। ठीक है, 72% मार्क्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12% को, यानी 1% किसके बराबर है? 6। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां से पासिंग परसेंटेज आपको निकालना, 1% 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब 30 मार्क्स से फेल है, यानी 5% आप ऊपर बढ़ा दीजिए। 30 मार्क्स का मतलब, जब 1% का मतलब 6 है, तो 30 मार्क्स का मतलब 5%, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5% आप ऊपर बढ़ा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 25। तो ऊपर नीचे करवाए कैसे भी करे, ठीक है, आपको अपना कंसेप्ट पकड़ के रखना है। 1% आपको रिलेशन ढूंढना है परसेंटेज और मार्क्स के बीच में, तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। ठीक है, 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, तो 30 मार्क्स ऊपर बढ़ने के लिए 5% ऊपर बढ़ना होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास हैज 2 सेक्शंस विच कंटेन 20 एंड 30 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 2 सेक्शन है जिसमें एक में 20 स्टूडेंट्स हैं और एक में 30 स्टूडेंट्स हैं। द पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शंस आर 80% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। यहाँ का जो पासिंग परसेंटेज है वो इसका 80% है और यहाँ पे 60% है। ठीक है, द पास परसेंट ऑफ विच क्लास इज होल क्लास। होल क्लास का पासिंग परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, तो 20 का 80% कितना होगा? 16। 30 का 60% 18। कैसे निकाल रहा हूं मैं? सीधे सीधे एक पॉइंट पीछे ले जाके 10% बनती है। 2 8 16 और यहाँ पे एक पॉइंट पीछे ले जाएगा 3 3 6 18। तो 18 और 16 यानी 34 लोग यहाँ पे टोटल पास हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 और आंसर क्या आ जाएगा? 68%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 68%। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि 20 स्टूडेंट एक सेक्शन में है, 30 स्टूडेंट एक सेक्शन में है। ठीक है, आपसे बोला है कि 80% फर्स्ट सेक्शन में पास है और 60% सेकंड सेक्शन में पास है। ठीक है, टोटल क्लास का पासिंग परसेंटेज आपको बताना है, तो आपने निकाल लिया 80% यहां से। ठीक है, 20 का 80% कितना हो गया? 16। 30 का 60% कितना हो गया? 18। तो इतने स्टूडेंट पास हैं, 34 स्टूडेंट टोटल पास है। कितने में से टोटल स्टूडेंट कितने? 20 और 30, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देते हैं हम सीधे सीधे, 68%। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोर्ड विजिबल है, क्लियर दिखाई दे रहा है? बता देना। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स। 19% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए। 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। 10% जो है इंग्लिश में फेल हो गए। इफ 7% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। ऐसा क्वेश्चन करना आता है, मैंने आपको वेन डायग्राम वाले तरीके से बताया था। गुड इवनिंग सुमी। तो इसमें क्या है? सिंपल कंसेप्ट है, 19% फेल हो गए मैथमेटिक्स में, 10% फेल हो गए इंग्लिश में। फेल ही फेल चल रहा है, चेंज नहीं करना। फेल चल रहा है तो फेल ही फेल चलेगा, पास चल रहा है तो पास ही पास चलेगा। या फेल चल रहा है, 19% हो गए फेल मैथमेटिक्स में, 10% फेल हो गए इंग्लिश में, 7% फेल हो गए दोनों में। तो जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो इस टोटल में से हटा देते हैं हम। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 19 और 20, 10 29 में से 7 गए 22, तो 22 क्या है? टोटल फेल है। आपसे पूछा टोटल फेल, पास वाला हटा दोगे, 78% आपका क्या हो जाएगा? आंसर। टोटल फेल पूछा है, टोटल पास हटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?
परसेंटेज में सारे पैटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फेल वाला पूछा है, पास वाला हटा दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए? 40% लाने हैं। ही गेट्स 90 मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स। 90 नंबर लाता है और 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 40% मार्क्स लाने होते हैं, 90 लाया, 10 से फेल हो गया। इसका मतलब 100 जो है पासिंग मार्क्स है, और ये 100 पासिंग मार्क्स कितने परसेंट बता रखा है? 40%, ठीक है। और आपको परसेंट टोटल मार्क्स के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 100 से? क्योंकि टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100% होंगे। 100 अगर 40% है, क्वेश्चन क्या बन गया? 100 अगर 40% है तो टोटल मार्क्स क्या है? 100 अगर 40% है तो 100% क्या है? ये कट गया, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा? 250, ठीक है। 250 आंसर। कोई दिक्कत? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, और मेरे से भी पहले सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, और जितना हम जल्दी कवर करेंगे उतना हमारे लिए फायदा ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में बताना, कुछ समझने में दिक्कत आए। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर को पहले 20% से माइनस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। 80 पे आ गया। द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%। इसको 20% से इंक्रीज कर दिया तो 96 पे आ जाएगा। कैसे? एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं, 10% बनती है, तो 80 की 10% कितनी हो जाएगी? 250, ठीक है। 80 की 10% कितनी हो जाएगी? एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे, 8 हो जाएगी। और 8 का डबल 20% इंक्रीज करना, 8 का डबल 16 इंक्रीज कर दिया, 96। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। अब परसेंटेज में कितना कम है? परसेंटेज में कम है 4, और ये 4 किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 20 से। देन द ओरिजिनल नंबर इज, इसका मतलब क्या है कि जो 1% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया? जब टोटल मार्क्स 100% होते हैं और 1% है 4% रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो इसका मतलब 1% जब 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगी? 500 को। तो वो जो है नंबर कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। थोड़ा बहुत भी कैसे भी उलझाएं ये लोग, कुछ फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। इसका मतलब क्या है? 10% एक बार वो बढ़ती है, अगली बार 10% कम होती है, ठीक है। ऐसा चलता है यहाँ पे अल्टरनेट। एक बार स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है 10%, अगले साल 10% कम होती है। इफ स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2010 में क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था, ठीक है। 10% इंक्रीज के साथ स्टार्ट हुई 2010 में। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2013 एज कंपेयर टू दैट इन 2010। 2010 में इंक्रीज हुई है, तो 2010 के कंपैरिजन में 2013 की स्ट्रेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिए नहीं और उनका कोई मतलब भी नहीं। जब क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और आंसर भी परसेंटेज में है, तो आपको डाटा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाटा आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उतने ही जो परसेंटेज में क्वेश्चन है वैसा ही आपसे आंसर भी पूछा है। तो 2010 में हम मान लेते हैं कि ये 100 थे, ठीक है, ये इंक्रीज हुए थे। हम मान लेते हैं कि 100 थे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो हम मान लेते हैं कि 100 थे। अभी 10% डिक्रीज होते हैं 2011 में, ठीक है। तो 10% डिक्रीज होंगे, कहाँ आ जाएंगे? 90 पे। बात करते हैं 2012 की। 10% क्या होगा? या इंक्रीज होगा 90 से, कहाँ आ जाएंगे? 99 पे। अगेन ये 10% डिक्रीज होगा, 10% डिक्रीज होगा। 99 से 10% डिक्रीज का मतलब क्या है? एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं, 10% बनती है, तो 99 99 से आप 10% डाउन करोगे, ठीक है। 99 से आप 10% डाउन करोगे तो क्या होगा? 9.9 कम हो जाएगा, और 9.9 कम होने का मतलब है कितना आ जाएगा 2013 में? ये आ जाएगा 9.9 कम करोगे 89.1 पे आ जाएगा, ठीक है। 89.1 पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि
जो स्ट्रेंथ है स्कूल की 2013 में एज कंपेयर टू दैट इन 2010 के कंपैरिजन में 2013 में स्ट्रेंथ कैसी है, तो वो डाउन है। कितनी डाउन है? 10.8%। लेकिन यहाँ पे आंसर इन्होंने कुछ और दे रखा है, तो इन्होंने शायद कुछ और किया। देखते हैं क्या किया इन्होंने। 2010 में इंक्रीज, अच्छा इन्होंने खुद के क्वेश्चन को ही रॉन्ग इंटरप्रेट किया है। हमने 2010 में इन्होंने बोला था कि बढ़ेगी 10%, बड़ी हुई है और हमने वैसे ही कंसीडर किया है, लेकिन इन्होंने 2011 में इसको 10% बढ़ाया है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देंगे तो आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, आंसर गलत है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बोनस मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है मानने वाले ने कुछ और माना हो, लेकिन आपको वर्ड पे ही चलना है। इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2010, हमने 2010 में इंक्रीज माना था, हमने इसकी लैंग्वेज के हिसाब से सही माना था, पर इन्होंने खुद ने नहीं माना। ठीक है, इनके तरीके से देखते हैं इन्होंने क्या माना है। 2010 में थी 100, 2011 में कितनी हो गई? 10% इंक्रीज किया 110, फिर 2012 में इन्होंने 10% डिक्रीज किया, ये हो गई 99, और फिर इन्होंने 2013 में फिर से 10% इंक्रीज किया, यानी 2011 से काउंट कर रहे हैं, यहां से इन्होंने शुरुआत करी है, उसके बाद इंक्रीज दिखा रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर से इंक्रीज दिखा रहे हैं। तो 99 से जब आप 10% इंक्रीज करेंगे 9.9 इंक्रीज हो जाएगा। 9.9 इंक्रीज होने का मतलब है 108.9, और इसलिए कह रहे हैं कि 8.9% क्या हो गया है? इंक्रीज। यानी आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, गलती आपसे कहीं भी नहीं होगी। हमने 2010 को इंक्रीज मान के नेक्स्ट ईयर डिक्रीज किया था, हमारा आंसर तब भी सही था। ठीक है, और हमारा आंसर अभी भी सही है। तो आपको अपना कंसेप्ट जो है वो पकड़ के रखना है, कंसेप्ट से इधर उधर कहीं भी नहीं भागना। ऐसे आपको जनसंख्या के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो बताइए, क्योंकि ये आने वाला पैटर्न है। सारे पैटर्न सारे ही आने वाले, लेकिन जब थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें, इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हमने 2010 से इंक्रीज लिया था तो भी हमारा आंसर सही था, हमने 2010 में 11 में इंक्रीज लिया तो हमारा आंसर अलग है। तो इसने 2011 में इंक्रीज लिया है, अगर ये बोलता है कि 2010 में जो हमने इसकी लैंग्वेज के हिसाब से चले तो हमारा आंसर सही होता, और बाकी आंसर अगर ऑप्शन में भी नहीं है तो बोनस मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अपन को वर्ड पकड़ना है। इन्होंने वर्ड क्या बोला था कि स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2010 में इंक्रीज होता है, तो हमने वैसा ही लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? वोटर के पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, वोटर का पैटर्न क्या? इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गोट 38% वोट्स, एक कैंडिडेट को 38% वोट्स मिलते हैं एंड लॉस्ट बाय 7200। 38% मिलते हैं, इसको 38 मिल रहे हैं, कोई इनवैलिड वोट का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कोई इनवैलिड वोट का कंसेप्ट नहीं है, दो ही कैंडिडेट है, सिर्फ दो कैंडिडेट। अमेरिका वाला पैटर्न है, इंडिया वाला नहीं है, सिर्फ दो ही कैंडिडेट है। इंडिया में तो 3600 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, दो ही कैंडिडेट है, तो एक को 38 मिल रहे हैं, दूसरे को 62 मिल रहे होंगे। आपसे बोला कि 7200 ऑफ वोट से हार गया, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 24। ये 24 कितना है? 7200। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 बार जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया? 30,000। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? कोई वैलिड इनवैलिड नहीं बोला है, सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, दो ही कैंडिडेट हैं, तो एक को 38 मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 62। डिफरेंस कितना है? 24। वोट्स में कितना डिफरेंस है? 7200। 24 अगर इक्वल है 7200 के, तो 100 किसके इक्वल होगा? 30,000 के। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने थोड़ा घुमा दिया। 8% वोटर्स ने जो है वोट नहीं दिया है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, उनके सिर्फ दो कैंडिडेट थे। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। 8% वोट
वोटर्स ने वोट ही नहीं डाले, ओनली 2 कैंडिडेट थे, विनर बाय ऑब्टेनिंग 40% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 48 मिला है, 8 यहां चला गया है, तो कितना बचा 92 में से 56 जा चुका है, ठीक है, 48 ये चला गया है और 8 वो चला गया है, 56 जा चुका है, तो 42 बचा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इनका 6 वोट्स का, और यहां पे डिफरेंस कितना दिखा रखा है 1100 वोट्स का, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है, ठीक है। हाँ, 44 आएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे गया है, तो 98 में से नहीं 100 में से माइनस होगा, ठीक है, 100 में से 56 माइनस होगा 44, तो 44 इनका डिफरेंस है 4 का, ठीक है, इनका डिफरेंस है 4 का, 4 किसके इक्वल है 1100 वोट्स के, आपसे टोटल वोट्स पूछे हैं, 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 27500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे 8% वोटर्स अलग कर दिए, पहले 92, अब 92 तो टोटल आ गया है, अब इसने यहाँ पे टोटल वोट्स लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को और टिपिकल बनाना है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल वैलिड वोट्स या फिर टोटल गिवन वोट्स, अगर ये टोटल गिवन वोट्स लिख देगा इस क्वेश्चन के लिए, फिर टोटल वैलिड लिख देगा किसी में, जब 8% इनवैलिड होंगे, यहाँ पे 8% ने वोट दिया ही नहीं है, ठीक है, 8% ने वोट दिया ही नहीं, तो लिख देता टोटल गिवन वोट्स, तो फिर गिवन वोट्स में से 92 का 48% लेते, फिर आप 100 का नहीं लेते, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता एक शब्द से, अगर यहां पे लिख दिया जाए टोटल वैलिड वोट्स या फिर टोटल गिवन वोट्स, टोटल जो वोट उसने दिए हैं उसमें से थोड़ा सा भी चेंज वो कर दे इस लैंग्वेज को, तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसने लिखा था टोटल वोट, इसलिए हमने 48 ले लिया, डिफरेंस 44 बचा 100 में से, तो यहां से फिर क्वेश्चन कुछ और हो गया, अगर टोटल वैलिड लिख देता तो क्वेश्चन बिल्कुल यहां से चेंज हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, जो मैं आपसे बोल रहा था पॉपुलेशन में भी पूछते हैं, तो 20% पर एनम से जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000, 10,000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, तो आपको बताना है प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, 2 साल बैक जाएंगे, ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको सीधे ही बताया था सक्सेसिव चेंजेस का, कि लगातार चेंज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कर दीजिए, 20% डिक्रीज 80, 20% डिक्रीज 80, ठीक है, 20% डिक्रीज 80, 20% डिक्रीज 80, तो सीधे ही आंसर 6400 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 100 है, 20% डाउन होके 80 पे आएगा, यहां से 20% डाउन होगा 16 डाउन होगा 64 पे आएगा, आंसर आपका 6400 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी कर सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या बोला, 25% हर साल बढ़ जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%, इफ एट द एंड ऑफ 3 years इट इज 10,000, 25% बढ़ रही है, 3 साल के बाद में 10,000 है, तो पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग, पॉपुलेशन बिगिनिंग में क्या थी, इसको भी करने के 2-3 तरीके हैं, कैसे करेंगे, 10,000 बता रहा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, और यहां पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 25% से इंक्रीज
करती है। ठीक है, 25% से इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर आप 100 लेके चलते हो तो 100 से 25% इंक्रीज 125, अगेन 25% इंक्रीज, 25% का मतलब इसका 1/4, 4 3 जा 12 एंड 5 बचेगा 31.1 से 0 2 और 5। ठीक है, 31.25 आ जाएगा। इसका फिर से आप 10% ऐड करेंगे। ठीक है, 25% ऐड करेंगे। एक बार बढ़ा है, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, उसको बराबर किससे करेंगे? 10,000 से। ठीक है, ये एक तरीका है जो परसेंटेज से परसेंटेज में निकाल के। दूसरा सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। हर बार बढ़ती है किससे? 25% से। तो आप पहले वाली को x ले लीजिए, 25% बढ़ी 125, 25% बढ़ी 125, 25% बढ़ी 125। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसमें टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी पॉइंट्स में जा रही है। उसकी बजाय जो डायरेक्ट तरीका है वो यहाँ पे इजी है। और ये कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। ठीक है, कट कर लीजिए, 5 4 5 4 5 4 आ जाएगा। और फिर आप 5 से इसको कट कर सकते हैं, 2000, फिर 5 से ये 400, और फिर 5 से ये 80, और उधर जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 5120। ठीक है, 5120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, एक तरीका ये है। यहां से आप 100 से आगे जाएंगे, 125 112 से आगे जाएंगे, फिर उसका 25% ऐड करके वो जो परसेंटेज आएगी उसको आप बराबर करेंगे 10,000 से, और पता लगाएंगे कि 100 कितना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा तरीका सही है, लेकिन यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि पॉइंट में चला गया है। सेकंड बार से पॉइंट में चला गया, थर्ड बार में और पॉइंट में चला जाएगा, काटने में दिक्कत आएगी। उसकी बजाय आप डायरेक्ट रख देंगे कि 25% बढ़ता है और बढ़ के कितना हो जाता है? 10,000। ठीक है, तो यहां से ये इजी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर से इंक्रीज डिक्रीज पैटर्न है। इस वाले पैटर्न में कोई दिक्कत किसी को? जब सक्सेसिव चेंजेस, इस पैटर्न को हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं हम इस पैटर्न को? सक्सेसिव चेंजेस, लगातार उत्तरोत्तर बदलाव आ रहा है। ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप करते जाइए। यहाँ पे आपको पहले वाला दे रखा हो पहले वाला रख दीजिए, बाद वाला दे रखा हो बाद वाला रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए। ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बढ़ेगा घटेगा कंसेप्ट पे ही है। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल्स इज रिड्यूस्ड बाय 25%, प्राइस जो है एप्पल की रिड्यूस हो जाती है 25% से, तो कस्टमर गेट्स 2 kg मोर एप्पल्स फॉर 240, 240 रुपए में उसको 2 किलो ज्यादा एप्पल वो खरीद पाता है। व्हाट इज रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी? अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं, एक है रिड्यूस्ड और एक है ओल्ड। ठीक है, तो रिड्यूस निकालने का तो सीधा सा तरीका है कि ये जो 240 में 2 kg ज्यादा मिल रहे हैं, ये 25% छूट की वजह से ही तो है। यानी 240 का जो 25% है उसी में 2 kg मिल रहे हैं। इसकी प्राइस कम हुई है 25%, तो इसका जो 25% कम हुआ है उसी में तो 2 kg मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका 25% कितना होगा? इसका 1/4 यानी कि 60 में 2 kg मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। आंसर क्या होगा? 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, 30 रुपीज पर केजी। और आपको निकालना हो ओल्ड प्राइस, तो पिछला मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 रुपीज नया है, ये कितना बढ़ा हुआ है? 25%, तो इससे आप कम कर लीजिए। ठीक है, 20% कम करेंगे तो 24 आ जाएगा हमारा पिछला मूल्य। ठीक है, तो अगर आपको नया मूल्य या फिर रिड्यूस प्राइस निकालना है, इंक्रीज प्राइस नया वाला निकालना है, न्यू वाला, तो आपको क्या करना है? न्यू वाले के लिए आपको क्या करना है
कि ये 2 kg मिल कहां से रहे, इसका जो रिड्यूस हुआ उसी में से मिल रहे हैं ना, तो उसमें उसका परसेंटेज आप निकालिए। 240 का 25% डाउन हुआ है, 240 का 25% में ही मिल रहे होंगे। 240 का 25% 1/4 कितना है 60, और 60 में 2 kg मिल रहे हैं, तो 1 kg की प्राइस कितनी होगी 30 रुपीज पर kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिड्यूस्ड या और दोनों निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ टी, चाय के मूल्य में 10% प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया है। पर्सन गेट 250 ग्राम ऑफ टी मोर देन बिफोर इन ₹270। 250 ग्राम चाय उसको ज्यादा मिलती है, 250 ग्राम एक पाव चाय ज्यादा मिलती है 270 रुपए में, 10% डिक्रीज की वजह से। तो 10% डिक्रीज से ही तो मिल रही होगी, आपसे डिफरेंस पूछा दोनों प्राइस का। ठीक है, तो ये जो 10% रिड्यूस हुआ है उसी की वजह से मिल रही होगी, और पर केजी में डिफरेंस पूछा है, ये ध्यान रखिए। तो 270 का 10% यानी 27 रुपीज, इसमें कितना मिल रहा है 250 ग्राम्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 27 रुपीज आई 250 ग्राम्स की वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है 27 ग्राम्स, 250 ग्राम्स की वैल्यू 27 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो केजी के लिए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 108 रुपीज पर केजी, ये हो गया न्यू। और ये 10% क्या है रिड्यूस्ड है, तो इसको आप 10% इंक्रीज कीजिए। ठीक है, ये रिड्यूस्ड है यानी ये 90% है, तो इसका आप 100 निकालिए, कितना आएगा 12 बार कटेगा 120, तो 120 और 108 सॉरी के बीच का डिफरेंस क्या है 12 रुपीज पर केजी। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आप बिना 100 निकाले भी कर सकते हैं। ये 90% है, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 10% ही होगा क्योंकि 10% रिड्यूस हुआ है, तो 90% अगर 108 है यानी 10% कितना होगा 12। डायरेक्ट आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 108 अगर 90 है तो 10% कितना होगा, आपका सीधे डिफरेंस आ जाएगा 12 रुपीज पर केजी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत समझने में? A reduction of 25% in price of rice enables a person to buy 10 kg more rice for 600। 25% रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस पर केजी प्राइस चाहिए। ठीक है, यानी नया मूल्य चाहिए, न्यू प्राइस चाहिए। 10 किलो ज्यादा खरीद पा रहा 600 में, यानी 600 के 25% में ही तो खरीद रहा होगा। 600 के 25% यानी इसका बाय फोर कितना होगा 150। 150 में कितने किलो खरीद पा रहा है 10 kg यानी 15 रुपीज पर केजी क्या हो जाएगी इसकी नया प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पैटर्न देखे परसेंटेज के, अब हम पैटर्न देखते हैं प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के पैटर्न देखने के लिए तैयार हैं आप? प्रॉफिट लॉस इससे कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। पहले यहां पे थोड़ा समझा रखा है। देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, तीन चीजें होती हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस पे आपने कोई भी सामान खरीदा। ठीक है, खरीदने की वैल्यू होती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिस पे आपने कोई भी सामान बेचा, वो होती है। और मार्क्ड क्या होता है, अंकित, आपने उस पे मार्क क्या कर रखा है, कितनी प्राइस लगा रखी है, वो होता है आपका अंकित मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, तीन ही चीजें होती हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है।
आपने 100 रुपए की खरीद के 101 रुपए में बेची, 1 रुपया भी प्रॉफिट है, तो 1% क्या है आपको प्रॉफिट है। तो जो भी ऊपर है वो प्रॉफिट है। अगर जो भी कॉस्ट प्राइस से नीचे है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे है, तो ये क्या है, लॉस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से नीचे है तो लॉस है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर है तो प्रॉफिट है। जितना भी प्रॉफिट है और जितना भी लॉस है, दोनों ही चीजें जब भी देखी जाती हैं तो किस पर देखी जाएंगी, ये हमेशा देखी जाएंगी कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, दोनों ही चीजें हमेशा देखी जाएंगी कॉस्ट प्राइस पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। मार्केट प्राइस का क्या रोल होता है? मार्क प्राइस का कोई रोल नहीं है। मार्क प्राइस पे आपको दिया जाएगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट हटा के क्या बनेगी, आपकी सेलिंग प्राइस बनेगी। तो मार्क्ड प्राइस जो भी होगा उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा कि भाई ये अंकित मूल्य है, इतना मार्क्ड है, उस पर इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं। अब क्या प्रॉफिट है या लॉस है, तो जो आपका डिस्काउंट है उसको हटा के आपको सेलिंग प्राइस जज करनी है और वहां से आपको निकालना है। जैसे पहला आपको दिया हुआ है 1600 में खरीदी और 1400 में बेच दी, लॉस परसेंटेज और लॉस निकालना है। 1600 में खरीदी, ये हो गया आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। 1400 में बेची, ये आपका बेचने का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिफरेंस कितना है आपका, 200 रुपीज का डिफरेंस है। और निकालेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा, 200 अपॉन 1600। फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो 200 हो गया हमारा लॉस, और लॉस परसेंटेज के लिए नीचे क्या रखना है आपको, कॉस्ट प्राइस को ही रखना है। 1/8 यानी 12.5% आपका क्या हो गया है, लॉस। कोई दिक्कत इसमें? 12.5% आपका लॉस हो गया है। तो अभी बेसिक क्वेश्चन आपको सिर्फ बताने के लिए है। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 330 ट्रेडर गेन्स 10%। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, 330 में बेच के 10% कमा लेता है, यानी 330 कितना हो गया, 110 हो गया। निकालना क्या आपको, कॉस्ट प्राइस, यानी 100 निकालना है। आंसर कितना आ गया, 300। ठीक है, 330 में बेच के 10% का प्रॉफिट है, तो कितना कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, 300 हो गया। ठीक है, ये आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। बी को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। स्टेप्स में क्वेश्चन चले गए। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ए क्या करता है, बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, और बी सी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। अगर सी ने 225 रुपीज पे किए तो ए ने कितने पे किए थे? ए को 100 से आप स्टार्ट कीजिए, 20% प्रॉफिट पे बेचा, 120, 120 का 25% प्रॉफिट, 25% एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे, बनती है 10%। तो 25% के लिए क्या होगा, 12 और 12, 20% और इसका आधा 6, यानी 25% 30 ऐड हो जाएगा 150। ठीक है, तो 225 कितना है, 150 है, तो आपको निकालना है 100 कितना है। ठीक है, कट हो जाएगा ये 75 से 3 बार और 2 बार, आंसर क्या आ जाएगा आपका 150। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? पहले 20% इंक्रीज किया, 120 हो गया, फिर 25% इंक्रीज किया, 25% यानी इसका 1/4, 1/4 कितना होता है, 30 इंक्रीज किया, 150 हो गया। तो 225 जो है 150 है, तो 100 कितना है, ये क्वेश्चन रह गया, और आंसर क्या आ गया आपका
150। A mobile phone is sold for ₹5060। मोबाइल फोन जो है 5060 पे बेचा जाता है एट अ गेन ऑफ 10%, यानी ये जो 5060 है कितना है, 110% है। What would have been the gain or loss percent if it had been sold for 4370? अगर ये 5060 की बजाय बेचा जाता 4370 पे तो कितना परसेंट होता। इस तरह के क्वेश्चन में उल्टा भी हम कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। पहली बार आप उल्टा करेंगे, लेकिन उल्टा भी किया जा सकता है। अगर 2 डिजिट आपको दे रखी है परसेंटेज एक है तो आप उल्टा कर दीजिए। हमेशा आप परसेंटेज को नीचे रखते आए हो, लेकिन आप अमाउंट को भी नीचे रख सकते हो। ठीक है, 5060 कितना दिया है आपको, 110। आपसे पूछा है 4370 कितना है। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये कट गया है, ठीक है, यहां से ये कट जाएगा 46 और यहां से कट जाएगा 95। तो ये 95% है। इसका आंसर कितना हो गया, 5% लॉस में होता अगर 4370 में बेचता। ये इसका फर्स्ट और सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी फिर ये जो तरीके आपने यहाँ पे दिए हुए हैं वो सबसे आप कर ही सकते हो। पहले आप इसको 110% लेके 100% निकालोगे, फिर इनका डिफरेंस करोगे, उसको 5% निकालोगे, कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल है कि आप डायरेक्ट अमाउंट को नीचे रख दीजिए। ये आपको पता कैसे लगेगा किस क्वेश्चन में करना है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का तरीका कब करना है, जब आपको 2 डिजिट दे रखी हो और परसेंटेज 1 हो, उस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, 2 डिजिट दे रखी हो, परसेंटेज 1 हो, उस क्वेश्चन में आपको ये तरीका करना है। सम आर्टिकल्स वर बोट एट ₹6 at 6 for ₹5 and sold at ₹5 for 6। 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदा और 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दिया। आपको बताना है गेन परसेंटेज। ठीक है, गेन परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 5 रुपए के 6 मिल रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए के 6 मिल रहे हैं, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और 6 रुपए के 5 बेच रहे हो, ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। तो ज्यादा है सेलिंग प्राइस, पक्की बात है प्रॉफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को कोई दिक्कत कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस पता नहीं पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी कोई समस्या। 5/6 में खरीदा, 6/5 में बेचा है। सीधा सीधा तरीका, आप यहां से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.2 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो। और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 6 3 जा 80, 0.83। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पॉइंट में। अगर पॉइंट में मुश्किल हो रहा है तो आप किसी ऐसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो, क्योंकि नंबर सेम है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज हो जाएगी। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 5 के एलसीएम है ये, तो 6, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। तो 5 टाइम्स जाएगा, यानी 25 रुपीज में आपने खरीदा है और बेच कितने में दिया है, 36 में। ठीक है, 25 में खरीदा है, 36 में बेच दिया है, 11 रुपए का प्रॉफिट है। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस 25, तो 11 के ऊपर 25 का प्रॉफिट है, तो 100 में कितना होगा, क्या आंसर आ जाएगा, 44%। ठीक है, 11 रुपए का प्रॉफिट है 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, 44%। कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मल्टीप्लाई करके एलसीएम से। थर्ड, सीधे सीधे इनको भी आप रख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये भी आप कर सकते हैं। यहां से भी आपका परसेंटेज आ जाएगा, बात एक ही है, वहीं पे निकलेगा ये फॉर्मूला भी। ये 6 मल्टीप्लाई होगा 36 25, 11 बचेगा, यहां से 6 कट के 6 बचेगा, 4 आएगा। ठीक है, यहां से 5 इंटू 5 25 और मल्टीप्लाई होगा 100 से, 30 और 6, 5 इंटू 5 25, यही स्टेप निकलेगी सेम। तो ये तीसरा तरीका है, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कर लीजिए,
एलसीएम से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, पूरा सोल्व करके कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, सिंपल वही रहेगा जिसमें आपका टाइम बचे। आपको जहां से टाइम बचता है, अगर आपका इस तरीके से टाइम बचता है एलसीएम से, उससे बचा लीजिए, उससे बचता है उससे बचा लीजिए, जैसे भी आपको टाइम सेव करना है वहां पे मुद्दा यही है। नेक्स्ट क्या है, डिसऑनेस्ट डीलिंग। डिसऑनेस्ट डीलिंग का क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, कैसे निकलता है लाभ, लाभ कैसे निकलता है, त्रुटि अपॉन सही नाप माइनस त्रुटि इंटू 100। ठीक है, या फिर ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 माइनस गेन, 100 माइनस लॉस। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और अगर दोनों साइड कमाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है जो भी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों साइड कमाता है, y% लेस वेट का यूज करता है एंड सेल्स हिज गुड एट गेन लॉस ऑफ x%। बोलता है भाई मुझे तो इतने का लॉस हो रहा है, लेकिन पहले ही वो कम तोल रहा है, या फिर कम तो तोल रही है साथ में प्रॉफिट पे ही बेच रहा है, दोनों साइड होता है। तो क्या करते हैं, ओवरऑल गेन या लॉस कैसे निकालते हैं, y प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई, यानी दोनों को ऊपर टोटल कर देते हैं अपॉन नीचे जो कम वो नाप रहा था 100 माइनस वाई इंटू 100। इस तरीके से भी कर सकते हैं और टोटल कॉस्ट निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इसको। शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44% लॉस। बोल रहा है कि मैं 44% लॉस पे बेचता हूं ऑन कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस 30% लेस वेट। 30% लेस वेट यूज कर रहा है और बोल रहा है कि मैं 44% लॉस पे बेच रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला जो तरीका है, आपको ट्रिक जो दे रखी है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। तो यहाँ पे -44 क्यों है, क्योंकि वो लॉस दिखा रहा है। अगर वो गेन दिखाता तो आप प्लस लिखते, तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 30 माइनस 44 अपॉन 100 माइनस 30 इंटू 100। तो यहाँ पे 14 अपॉन 70 इंटू 100, तो ये 5 टाइम्स 20% लॉस आ गया आपका। ठीक है, ये ट्रिक से आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 30% लेस वो वेट यूज कर रहा है, यानी 70 की ही चीज वो तोल रहा है, और 100 पे बोल रहा है कि मैं लॉस कर रहा हूं 44% का, यानी 56 रुपीज में बेच रहा है वो। तो 56 रुपीज में बेच रहा है 70 की चीज को, लॉस कितना है 14 रुपीज का, किसके ऊपर, 70 के ऊपर। 14 रुपीज 70 के लिए कितने होते हैं, 20%। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं, बात एक ही है। क्या किया है, बोल रहा है कि 70 में मैं करता हूं, 70 ही तोलता है वो, बोल रहा है 44% लॉस, यानी बेच कितने में रहा है 56 में। तो 70 की चीज को 56 में बेच रहा है, 14 रुपीज का लॉस कर रहा है, कितने पे, 70 पे। 70 के लिए 14% कितना, 14 कितना है 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cloth merchant says that due to slump in the market he sells the cloth at 10% loss। बोल रहा है कि मार्केट में मंदी है इसलिए मैं तो 10% डाउन बेच रहा हूं, ऐसा बोल रहा है, बट ही यूजेस अ फॉल्स मीटर स्केल एंड एक्चुअली गेन 15%। लेकिन फिर भी वो 15% कमा लेता है फॉल्स गेन यूज करके। आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल बतानी है। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रिक है आपकी सबसे इजी रहेगी, हम और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गेन और लॉस दोनों है, ठीक है, तो पहला तरीका यही है कि आपकी वाली जो ट्रिक है, ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल इज इक्वल टू 100 प्लस गेन 100 माइनस लॉस। ट्रू स्केल 100 है, फॉल्स स्केल हमको पता लगाना है, फॉल्स स्केल ही आपसे पूछा है, तो 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन आपको दिया हुआ है, 15% गेन वो ले लेता है, और लॉस 10% का है। ठीक है, लॉस 10% का है, तो आपका आंसर आ जाएगा 78.26। ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, सेकंड तरीके में क्या है, सेकंड तरीका क्या है, आपसे कह रहा है कि मार्केट में मंदी है इसलिए
10% लॉस पे बेच रहा है, यानी 90 रुपीज में वो बेच रहा है, 90 रुपीज पे भी उसको 15% का प्रॉफिट है, तो 90 कितना हो गया 115, तो 100 कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, 90 कितना हो गया 115% है, क्योंकि 15% का लॉस, सॉरी 15% का प्रॉफिट वो फिर भी कर लेता है, तो 90 जो है वो प्रॉफिट है 15% का, यानी वो 115 है, तो 100 कितना आपको निकालना है, ये कटेगा 23 टाइम्स, ये कटेगा 20 टाइम्स। ठीक है, और यहां से आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, कितना आएगा 78.26, वही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इक्वेशन वही बन के आती है, बात एक ही है। आप इस तरीके से कर सकते हो, 90 का 115 है तो 100 कितना है, या फिर ट्रिक भी याद कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद क्या, गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, स्टेप बाय स्टेप जाता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये भी तरीके हैं, और नॉर्मल अपना कंसेप्ट आप पकड़ के चलोगे, उससे आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, और सीधे सीधे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो अपनी ट्रिक्स यही है कि कंसेप्ट को अपन पकड़ के रखें, और कुछ भी अपन को देखना नहीं है, एक धागे की तरह परसेंटेज से आपका प्रॉफिट लॉस SI CI सब खुलता हुआ चला जाएगा, और आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।